सुप्रीम कोर्ट ने कल एक बड़ा एक तरह से आदेश दिया है जिसे कि उन्होंने रिजर्व अभी रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने बांग्लादेशी घुसपैठियों को डिटेंशन सेंटर में रखने पर केंद्र से सवाल पूछा है, साथ ही उन तमाम राज्य सरकारों से भी सवाल पूछा है कि जो तमाम बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स हैं, इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, उन्हें क्यों नहीं वापस उनके देश भेजा जा रहा है और उन्हें क्यों जेलों में रखा जा रहा है। अवैध घुसपैठ को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है, मानव तस्करी को खत्म करने के लिए भारत ने कई कदम उठाए हैं। आइए इस पर देखते हैं कि क्या कहना है सरकारों का। मानव तस्करी को खत्म करने के लिए भारत ने अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है। अमेरिकी दौरे पर पीएम मोदी ने कहा कि भारत अवैध प्रवासियों को वापस लेने के लिए तैयार है। करोड़ों की तादाद में बांग्लादेश से अवैध घुसपैठ की समस्या भारत में लंबे समय से राजनीतिक विवाद के कारण उलझा हुआ है। हिरासत में रह रहे अवैध घुसपैठियों को डिपोर्ट न किए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख इख्तियार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि घुसपैठ के कारण हिरासत में लिए गए लोगों के लिए बांग्लादेश की सहमति की जरूरत क्यों है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि घुसपैठ करने वाले बांग्लादेश के नागरिक को होते हुए अवैध रूप से भारत में घुसे पश्चिम बंगाल में कोई सुधार गृह या डिटेंशन सेंटर नहीं होने पर सुप्रीम कोर्ट ने आश्चर्य व्यक्त किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि डिटेंशन सेंटर नहीं होने के कारण जेल में सड़ रहे हैं तमाम अवैध घुसपैठिए। बांग्लादेश घुसपैठियों को पश्चिम बंगाल सरकार जिस तरह से संरक्षण दे रही है, साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि क्या पश्चिम बंगाल इतना गरीब है कि उसके पास कोई सुधार गृह या डिटेंशन सेंटर बनाने की सुविधा नहीं है। 2007 में संसद के समक्ष रखी गई एक रिपोर्ट में बांग्लादेश से अवैध घुसपैठियों की तादाद करीब 1 करोड़ 20 लाख बताई गई थी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार भारत के जेलों में अवैध प्रवासियों में 75% बांग्लादेशी हैं। वहीं बांग्लादेश के बाद अवैध प्रवासियों में रोहिंग्या की आबादी शामिल है। अवैध घुसपैठ मानने के बजाय मजहबी समुदाय मान लिया जाता है। अवैध घुसपैठियों को लेकर बांग्लादेश हमेशा डिनायल मोड में रहता है। भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने बांग्लादेशी घुसपैठियों के मुद्दे पर कहा है कि पश्चिम बंगाल में एनआरसी का लागू होना बहुत ही जरूरी है। यहाँ एनआरसी चाहिए, वी वांट एनआरसी, एनआरसी चाहिए। 1 करोड़ रोहिंग्या मुसलमान है बंगाल में, उसको हटा देना चाहिए। बीजेपी सत्ता में आएगी तो सब सब जोगी जी जो कर रहा है ना, उस तरीके से वहां होगा। मोदी जी का नेतृत्व में विकास, आज जोगी जी का सरकार जो कर रहा है वही होगा। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने कहा कि पश्चिम बंगाल में घुसपैठ केंद्र सरकार की विफलता का नतीजा है। वो लोग किधर से आएगा? बॉर्डर से। बॉर्डर तो बीएसएफ अमित शाह जी के अंडर में है। अगर घुस गया तो उनका जो मूवमेंट वो ट्रैक करना सेंट्रल आईबी का काम है, वो भी अमित शाह। और रही बात शुभेंदु का जेड कैटेगरी का, वो भी अमित शाह। और आइए इसी मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ एक पूरा पैनल जुड़ गया है। विनोद मिश्रा जी सीनियर कंसल्टेंट हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। हमारे साथ डॉक्टर अनिल गुप्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन। सोफिया खान हैं, टीएमसी लीडर। और प्रसन्नजीत हमारे संवाददाता कोलकाता से जुड़ रहे हैं। प्रसन्नजीत आपके पास आए, लेकिन उससे पहले विनोद जी आपका रुख करेंगे, इसलिए कि इस पूरी खबर पर चाहेंगे कि एक बार आप, अगर हम थोड़ा सा इतिहास में पीछे जाएं तो इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक अपनी आपत्ति दर्ज की है कि घुसपैठियों को, बांग्लादेशी घुसपैठियों को क्यों नहीं डिटेंशन किया जाता है, क्यों नहीं डिपोर्ट किया जाता है, बजाय उन्हें यहाँ पर जेल में सड़ने के लिए छोड़ा जा रहा है। इस पर क्या कहेंगे आप? किस तरह से सुप्रीम कोर्ट पहले भी कर चुका है और राज्य सरकारों का क्या रुख रहा है? ऋतु, हम लोगों ने पिछले महीनों सालों में ही देखा है कि जब एनआरसी और सीएए को लेके पश्चिम बंगाल से लेके और दिल्ली तक
देश के अलग अलग हिस्से में किस तरह का एक विरोध और किस तरह का आप देखें आंदोलन शुरू हुआ था, उसी का एक अगर आप ये बैकग्राउंड देखें तो ये बैकग्राउंड में इस बात को समझने की ज़रूरत है कि देश में जब कभी भी अवैध घुसपैठियों की चर्चा होती है या घुसपैठियों को डिपोर्ट करने की बात होती है तो उसको लेके या उसकी पहचान करने की बात होती है तो कैसे एक राजनीतिक ताना बाना पूरे देश भर में खड़ा किया जाता है, कैसे उस राजनीतिक ताना बाना में उसको ये विक्टिम कार्ड खेला जाता है कि ये मुसलमान या एक समुदाय को लेके एक तरह से केंद्र सरकार की एक जिद है। लेकिन जब ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कल सुप्रीम कोर्ट ने असम में डिटेंशन सेंटर के कुछ बांग्लादेशियों के लेके सवाल उठा था तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप कब तक किसी देश का एक इंतजार करेंगे उसकी स्वीकृति और उसकी मनाही का। कोई घुसपैठिया अगर ये यहाँ बगैर कोई पक्के सबूत के या डॉक्यूमेंट के भारत में आया है, भारत में रह रहा है, तो उसमें जबकि उसको पता है, कोर्ट में ये साबित हो चुका है कि वो फला देश का नागरिक है, तो फिर उसके लिए उस देश का कैसे उस देश की सहमति जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप कब तक इस तरह के घुसपैठियों को आप इस देश में पनाह देते रहेंगे, उसको बसाते रहेंगे। और यह समस्या जो है ये देश की सबसे बड़ी समस्या आज की है ऋतु, कि आप देखिए कि इलेक्शन के समय में तो ये मुद्दा बनता है। अभी आप महाराष्ट्र के इलेक्शन में देखे हों, अभी दिल्ली के इलेक्शन में देखे हों, जब जब चुनाव आता है तब तक ये घुसपैठ के मुद्दा आता है, वोटर लिस्ट का आता है, वोटर लिस्ट में नाम कटने का आता है। लेकिन सारे सियासतदान इस बात को भूल चुके होते हैं कि पूरे एक शहर की डेमोग्राफी चेंज हो रही है। अभी जेएनयू की रिपोर्ट आई थी, जिस रिपोर्ट में दिल्ली के कम से कम 12 ऐसे इलाके हैं जिसमें रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों ने उसके पूरी डेमोग्राफी को बदल दिया है। ये उस गरीब तबके के रोजी रोटी के लिए चैलेंज होता है। जो न्यूनतम मजदूरी पे काम करने वाले लोग हैं उनके लिए चुनौती होती है, सिक्योरिटी के लिए चुनौती होती है। तो सुप्रीम कोर्ट का जो कल का आदेश है वो आप कह सकते हैं कि ये देश को फिर से सीएए, एनआरसी जैसे मुद्दों पे दोबारा चर्चा करने की जरूरत बता दिया है। और राज्य सरकारों को, खास करके पश्चिम बंगाल को, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है, वो सच में राज्य सरकारों को इस बात को सोचना चाहिए कि आप डिटेंशन और जेल के मामले में कितने इस तरह की बात करते हैं, डबल स्टैंडर्ड रखते हैं, ये भी समझने की जरूरत है। राज्य सरकारों के और केंद्र सरकार को भी नोटिस जारी किया है सुप्रीम कोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट ने 2013 के इस मामले पर वर्डिक्ट को अपने रिजर्व रखते हुए ये कुछ बातें कही हैं। प्रसन्नजीत, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत साफ पश्चिम बंगाल से कई बड़े सवाल पूछे हैं। उन्होंने कहा कि क्यों नहीं पश्चिम बंगाल में डिटेंशन सेंटर्स हैं, क्यों नहीं कोई नंबर है कि कितने बांग्लादेशी घुसपैठियां आए हैं और किस तरह से उनको डिपोर्ट नहीं किया जा रहा है, उसके पीछे के कारण क्या है। तो कई सवाल पश्चिम बंगाल से भी पूछे हैं प्रसन्नजीत। ये पूरा मामला कितना बड़ा बन रहा है, क्योंकि ये कोलकाता हाई कोर्ट से ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। नहीं, देखिए ऋतु, ये सुप्रीम कोर्ट आखिर तक इस पर अपना टिप्पणी दिए हैं तो मैं अपने आप को शुक्रगुजार मानता हूं, या पूरा देश मानता है कि पिछले कई सालों से हम लोग इस बारे में बोल बोल के थक चुके थे। और जब हम बोलते थे तो हमें बताया जाता है कि हम गोदी मीडिया है और इसीलिए ये सब बातें हम पूरे देश के सामने झूठे तरीके से बोलने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक बात याद रखना चाहिए, जब असम में एनआरसी इंप्लीमेंट करने की काम चला, तब डिटेंशन सेंटर बना, तो यही तृणमूल कांग्रेस यहाँ से लोगों को भेजे थे, अपने सांसदों को भेजे थे इस डिटेंशन कैंप के खिलाफ वहां पे आवाज उठाने के लिए। बाकी क्या हुआ था ये पूरे देश को पता है। पहले तो ऑन प्रिंसिपल तृणमूल कांग्रेस या पूर्व की वाम मोर्चे को मानना पड़ेगा कि यहाँ पे इलीगल बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेशन और इमिग्रेशन है। पहले तो ये मानना पड़ेगा। मुश्किल इस बात की है, देखिए विदेश मामले में दो तरह की होता है, एक डिपोर्टेशन होते हैं, एक रिपाट्रिएशन होते हैं। मतलब बांग्लादेश अगर जानबूझ के अपने लोगों को वापस लेते हैं तो उससे रिपाट्रिएशन कहते हैं। ऐसे कई बार होते रहते हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, कभी चाकमा को भेजा जाता है, कभी थोड़े छोटे छोटे बाकी ट्राइबल्स को भेजा जाता है जो चिटागांग हिल ट्रैक एरिया में रहते हैं बांग्लादेश की। और दूसरे बात होता है जो डिपोर्टेशन, मतलब भारत में उनको पकड़ा गया है, उसका आइडेंटिटी एकदम सीधी तरह से तय किया गया और उसके बाद अदालत की तरफ से बताया गया कि इसको डिपोर्ट करो। ये जो बीच का जगह
है। पहली बात तो है कि यह विदेश मामले की जो जानकार है वो बोल सकता है। यहाँ पे मुश्किल इस बात की है कि जो देश है उस देश को मानना पड़ेगा। जैसे भारत मान लिया है कि ये सारे इलीगल इमिग्रेंट है अमेरिका में, इनको हम वापस ले लेंगे, लेकिन बांग्लादेश को भी मानना पड़ेगा कि ये हमारी नागरिक है और इलीगल इमिग्रेंट है भारत में, इनको हम वापस करेंगे। बांग्लादेश ये मानने से तैयार नहीं होता है। दूसरी बात कि जो बंगाल की सरकार है, ये भूतपूर्व असम में कांग्रेस की सरकार हुआ करता था, ये कभी भी ये मानने के लिए तैयार नहीं होते थे कि ये सारे बांग्लादेशी घुसपैठिया है और इनके लिए डिटेंशन सेंटर खोलना चाहिए। मुश्किल इस बात की है, इसीलिए बंगाल में जो डिटेंशन सेंटर नहीं है तो नॉर्मल जो इंडियन क्रिमिनल्स के लिए प्रिजन है, उसी प्रिजन में इन लोगों को रखकर उनको खिलाया पिलाया जाता है और सालों तक ऐसा होता है। ये हम देखते रहे हैं, ये बंगाल में कई जगह पे ऐसा है। और जैसे आपने रिपोर्ट में बताया कि जो प्रवासी आज हिंदुस्तान की कैद में है उसमें 75% है जो उससे ज्यादा जो बांग्लादेशी है। अब ये तय करना है प्रदेश सरकार को कि आपके लिए क्या है। जब बेंगलुरु में किसी बांग्लादेशी को पकड़ा जाता है और भेजा जाता है तो वाम मोर्चा और तृणमूल कांग्रेस कूद पड़ते हैं ट्रेन ट्रैक के ऊपर कि ये मालदा, मुर्शिदाबाद और मेदिनीपुर के मुसलमान है, इन्हें झूठा तरीके से बांग्लादेशी बताया जाता है। तो अब जब सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाया तब देखना इस बात की है कि बंगाल की तृणमूल कांग्रेस सरकार इसकी बारे में क्या रवैया लेते हैं। ऋतु, सोफिया खान हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, टीएमसी प्रवक्ता हैं। सोफिया, क्या कहेंगी आप? सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है, पूछा है कि पश्चिम बंगाल में क्यों नहीं है करेक्शनल होम्स, डिटेंशन सेंटर्स। नमस्कार आप सभी को जी। जैसा कि हम आज इस मुद्दे पर बैठे हैं कि घुसपैठ, तो देखिए ये बहुत दिनों से हमारे देश का एक बहुत अहम मुद्दा है। घुसपैठ और आतंकवाद से हमारा देश जूझ रहा है। लेकिन बात यहाँ पर यह है कि जब एक जिसको बोलते हैं ना एक ऑप्शन समझकर वेस्ट बंगाल को, पश्चिम बंगाल को ही चुना जाता है। मुझे लगता है घुसपैठ का जो मामला है ये पूरा देश ही जूझ रहा है जहां भी हमारी सीमा है, और ये कहीं ना कहीं सीधे इसका जो जवाब है, वो जवाबदेही है, वो मुझे लगता है गृह मंत्री की है और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। सोफिया जी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपके यहाँ कितने डिटेंशन सेंटर हैं? क्या आप मानती हैं कि पश्चिम बंगाल में इलीगल बांग्लादेशी, अवैध बांग्लादेशियों की घुसपैठ होती रही है? और अगर होती रही है तो वो क्या आंकड़ा है, क्या तरीका है पश्चिम बंगाल सरकार का अपने यहाँ ये पता करने का? शुभेंदु अधिकारी का जो स्टेटमेंट मैंने सुना, उन्होंने सीधे बोल दिया 1 करोड़ है। अगर उनके पास ये रिपोर्ट है तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि 1 करोड़ घुसपैठिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स केंद्र बल के होने के बावजूद कैसे आए, इसका जवाब मुझे लगता है शुभेंदु अधिकारी को देना सोफिया जी, राज्य सरकारें देंगी, राज्य सरकारें इसका जवाब देंगी। मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपके यहाँ अगर 2 बांग्लादेशी घुसपैठिए भी हैं तो क्या कोई तरीका है आपके यहाँ उसका आंकड़ा बताने का? हाईलाइट ना करके, पश्चिम बंगाल को हाईलाइट ना करके पूरे देश का मुद्दा है। अब मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये केंद्र का मामला है कि किस तरीके से घुसपैठ फर्स्ट प्लेस में ही पहली बात तो ये है कि वो आ ही कैसे रहे हैं, इसका जवाब तो आप पत्रकार हैं, उनसे पूछना चाहिए। और एक बार अगर वो आ गए हैं तो बताइए, एक बात बताइए, डबल इंजन की सरकार जो असम में है, कितना उन्होंने इस घुसपैठ के मामलों को ठीक कर लिया है, जबकि वहां पर भी तो भाजपा है, लेकिन उन्होंने करोड़ों रुपए से एनआरसी किया। सोफिया जी, जिस बात को आप कह रही हैं, सोफिया जी, मैं आपसे पश्चिम बंगाल की बात कर रही हूँ। डॉक्टर अनिल यहाँ है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, मैं उनसे पूछूंगी। मैंने अभी आपसे पश्चिम बंगाल के लिए बात की है, मैं आपसे आपके राज्य की बात कर रही हूँ। ममता बनर्जी, डॉक्टर अनिल गुप्ता से हम पूछेंगे। जो टीएमसी की सरकार है, हर तरीके से माननीय सुप्रीम कोर्ट को और केंद्र को कोऑपरेट करने के लिए तैयार है, क्योंकि ये जो कार्य है, ये जो घुसपैठ का मामला है, ममता बनर्जी ने कई पत्र भी, ममता बनर्जी बहुत जल्द पत्र लिखने वाली हैं। हम लोगों ने एविडेंस भी तैयार कर लिया है, क्योंकि हमारे राज्य के पुलिस महानिदेशक श्री राजीव कुमार ने इस मुद्दे पर एक चार्जशीट तैयार किया है। वो जल्द से जल्द आप लोगों के सामने रखा जाएगा। ये केंद्र से बात होगी कि एक्चुअली में ये मामला कहां से आ रहा है और कहां पर केंद्र बल जो है वो फेलियर है। जिसको सीधे कंट्रोल होता है वो आपके केंद्र से और गृह मंत्री से। तो मुझे लगता है कि इसका जवाब कहीं ना कहीं हमारा केंद्र सरकार फेल हो गई है। डॉक्टर अनिल, पश्चिम बंगाल ही नहीं, कई ऐसी राज्य सरकारें जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है,
वो राज्य सरकारें हमेशा अवैध घुसपैठियों से इस बात का तर्क देके अपना पलड़ा झाड़ती हैं कि ये केंद्र की जिम्मेदारी है। सोफिया जी, मैं डॉक्टर अनिल से बात कर रही हूँ, मुझे लगता है अब आप थोड़ा सा रुक जाएं। गारो समाज ने पत्र लिखा है, गारो समूह के जो लोग हैं उन्होंने पत्र लिखा है गृह मंत्री को, और उन्होंने सीधे सीधे दोष लगाया है कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की जो नाकामी के वजह से उनके ढील के वजह से जो है वो इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है। ये मैं नहीं, वो मैडम आप सुन लीजिए डॉक्टर अनिल का भी। सोफिया जी, डॉक्टर अनिल अपनी बात कर लें। आपसे हमने पश्चिम बंगाल के बारे में पूछा, आप पश्चिम बंगाल तो नहीं बता पा रही हैं। आप जिस सरकार की प्रवक्ता हैं, आप वहां की सफाई नहीं दे पा रही हैं। सिर्फ पश्चिम बंगाल की समस्या नहीं, पूरे देश की समस्या है। आज 14 फरवरी को पुलवामा अटैक हुआ, उसमें जो सोफिया जी मुझे लगता है जब हम अवैध घुसपैठियों की बात कर रहे हैं, आपके पास ना आंकड़े हैं, ना आप ये बता पा रही हैं कि आज तक डिटेंशन सेंटर्स क्यों नहीं खुले, कितने अवैध घुसपैठिए हैं, क्या आप बांग्लादेशी घुसपैठियों को बांग्लादेशी घुसपैठी के नाम से परिभाषित करती हैं? जब आपके पास इनमें से किसी का जवाब नहीं है तो आप तमाम और मुद्दों की बात कर रही हैं। मुझे लगता है आप रुकिए, मुझे डॉक्टर अनिल से उनका जवाब लेने दीजिए। प्रसन्नजीत, फिर मैं आपके पास आ रही हूँ। अच्छा होगा क्योंकि स्टेट राज्य जो है वो कोऑपरेट करने के लिए तैयार है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है तो उसके ऊपर विचार जरूर करेंगी ममता। ठीक है, पश्चिम बंगाल सरकार सुप्रीम कोर्ट के बोलने का इंतजार कर रही थी। अब मुझे डॉक्टर अनिल से बात करनी दीजिए। सोफिया जी, डॉक्टर अनिल, इल्जाम आप पे हैं कि खामी है सारी केंद्र सरकार की, अब आप बताएं। जी नमस्कार, आपको सभी दर्शकों को नमस्कार। मुझे लगता है हमारी टीएमसी की बहन पहली बार डिबेट में आई है, शायद उनको कभी मौका नहीं मिला, इसलिए वो दूसरे का समय भी ले रही है। देखिए, इन सारे मुद्दे का मैं दो विषय आपको रखता हूँ, इसलिए आपने मुझे देखा नहीं होगा। सोफिया जी आपकी बारी। सोफिया जी, आपसे जब सवाल पूछा जाए तब जवाब दें, कृपया शांत रहें जी। क्यों बौखलाहट कर रही है मैडम? डॉक्टर अनिल, सुनने का भी मादा होना चाहिए। सीए का विरोध किसने किया? अरे शांत हो जाइए, बहुत गुस्सा हो गया, शांत हो जाइए। सीए का विरोध किसने किया? एनआरसी का विरोध किसने किया? ये जो घुसपैठी है, ये वोट बैंक किसके हैं? ममता जी के वोट बैंक है ना, है तो उसका विरोध तो होगा ही ना। अगर आप उसको राजनीति रंग देंगे तो उसका तो विरोध होगा ही ना। अगर आप किसी एक समुदाय को टारगेट करेंगे तो विरोध तो होगा ही ना, जाहिर सी बात है। अगर आप किसी एक समुदाय, किसी एक कम्युनिटी को अगर टारगेट करेंगे, चोट पहुंचाएंगे, डॉक्टर अनिल, सोफिया जी, डॉक्टर अनिल आप एक मिनट डॉक्टर साहब, मैं आपसे भी अनुरोध करता हूं और सोफिया जी से भी अनुरोध करता हूं, आप एक मिनट शांत हो जाइए। सोफिया जी, आपको ये मंच मिला है, इसका मतलब तो ये नहीं है कि आप पूरा टीएमसी का एजेंडा पढ़ के चली जाए। सवाल ये है कि जो डॉक्टर अनिल बोल रहे हैं तो आप कम से कम धैर्यपूर्वक सुनिए। और दूसरी बात, मैं आपके ही सवाल का जवाब दे रहा हूँ, अनिल जी बाद में जवाब देंगे। आपने तो सिर्फ एक बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की बात कही। अभी मैं बता रहा हूं, पिछले हफ्ते के आपके राजीव कुमार महानिदेशक पुलिस है, अभी 6 बांग्लादेशी घुसपैठ के मामले में मुंबई पुलिस के एक्शन को, अभी जो कोलकाता में कार्रवाई हुई थी तो राजीव कुमार जी ने ये सफाई दी थी कि ये घुसपैठ के बारे में सरकार को कुछ पता नहीं है, ये बॉर्डर सिक्योरिटी का काम है। आप ये बताइए कि आपके बंगाल में बांग्लादेश में के घुसपैठ के रोहिंग्या से लेके बांग्लादेशी का आधार कार्ड बनता है, पूरा एक सिस्टम मैकेनिज्म काम करता है, उसको वहां से लेकर जम्मू कश्मीर तक भेजा जाता है। क्या ये राज्य के पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है? इतना बड़ा माफिया नेटवर्क चल रहा है बांग्लादेश का पश्चिम बंगाल में बैठ के, क्या ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? आप तो 5 किलोमीटर का एक इसके इंक्वायरी के लिए भी बीएसएफ को वहां पर नहीं दे रहे थे। आप कह रहे थे कि उसमें सेंटर वर्सेस स्टेट का मामला आ जाता है। और यहां आपकी पुलिस की नाकामी ये है कि बांग्लादेश से जो इलीगल इमिग्रेंट्स को वहां आते हैं, घुसपैठ के कई रास्ते हैं वहां खुले हुए, जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के बस की बात नहीं है, उसको आपके यहाँ शरण मिलता है, फैसिलिटेट किया जाता है, उसको पूरे देश में फैलाया जाता है। आपके यहाँ से आधार कार्ड बनता है, उसके लिए डेट तय है, सिटीजनशिप के लिए पेपर डॉक्यूमेंट तय होता है। और ये कैसे हो रहा है? इतना बड़ा नेटवर्क। और आपके राजीव कुमार कह रहे हैं, आपके महानिदेशक का, पढ़ लीजिए, अखबार ही पढ़ लीजिए, वो खुद कह रहे हैं इस बात को कि ये प्रॉब्लम सेंटर की है, देखना काम पुलिस की है। अब राजीव कुमार बताएंगे आपका। कोर्ट है ना, कोर्ट है, प्रशासन है। अरे मैडम जी, पहले अपने वहां की इस बात को देखिए, ये गिरोह काम कर रहा है आपके यहाँ। कैसे वो लोग अगर घुसपैठ करके आ गए तो कैसे कोलकाता जैसे और सिटीज में कैसे अपनी पैठ जमाते हैं? कौन है लोग?
कौन है बंगाल के, बांग्लादेश के? यही ममता बनर्जी थी जो पार्लियामेंट में, आपको याद होगा ना, कि बांग्लादेशी घुसपैठ के लिए सबसे ज्यादा हंगामा करती थी सीपीएम के समय में। आज वही ममता बनर्जी है कि सीएए के प्रोटेस्ट होता है, पूरे बंगाल में रेलवे को जला दिया जाता है, ट्रेनें जला दी जाती है। अब ममता बनर्जी चुप है। कितने लोगों पे कार्रवाई होगी जो पिछले सीएए के आंदोलन में 2500 ट्रेनों को जलाया गया, कितने पे कार्रवाई हुई बताइए? एक भी रिकॉर्ड है जो आपने एफआईआर तक पे की है किसी भीड़ पे? ये तुष्टीकरण है जो आप कर रहे हैं वहां पे। विनोद, इसमें मुझे कुछ जोड़ना है। विनोद, इसमें मुझे कुछ जोड़ना है। जी प्रसन्नजीत, मुझे ये सवाल पूछना है। मैं सॉरी, बाकी से संभाल ले लेता हूं। आपके पास आते हैं प्रसन्नजीत, अपनी बात पूरी कर लें। सोफिया जी, मैं आपको ये पूछना चाहता हूं कि आपकी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से लेकर आप तक क्यों नहीं सिडिशन का कार्रवाई किया जाए? क्योंकि आपकी लगातार पॉलिटिकल एजेंडा है कि बीएसएफ के खिलाफ लोगों को भड़काना, जबकि बीएसएफ हमारी देश की एक सुरक्षा बल है जो आपके लिए, आपकी ममता बनर्जी के लिए कभी भी अगर कुछ भी हो जाए तो यह बीएसएफ अपना जान देकर, जो आज छत्तीसगढ़ में कर रहे हैं, बाकी जगह पे कर रहे हैं, आपका ये एक बिजनेस बन गया है कि बीएसएफ के ऊपर सारे जिम्मेदारी थोप कर अपने जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ना। पहली बात। दूसरी बात है कि बंगाल में 2000 किलोमीटर जो बॉर्डर है उसमें 500 किलोमीटर में फेंसिंग नहीं है। क्यों नहीं आप पूरे देश के सामने बताते हैं कि ये 500 किलोमीटर फेंसिंग क्यों नहीं है? ये सवाल जब उठाते हैं आप फिर से बीएसएफ के ऊपर चले जाते हैं। तीसरी बात है, आप मेरे साथ चलिए, मैं 50 बार साउथ से नॉर्थ तक बॉर्डर घूमे हैं और किस तरह से यहाँ पे ह्यूमनली इम्पॉसिबल है। आपकी जो पॉलिटिकल लोग हैं यहाँ पे मानव तस्करी की नेटवर्क बना के रखा है। क्या टीवी में बैठ के आप चिल्ला चिल्ला कर बात कहते हैं कि एक समुदाय एक समुदाय एक समुदाय बोल के? आप क्यों नहीं जाते? आइए मेरे साथ मेरे ऑफिस में, मैं आपको लेके जाता हूं कि विनोद जो कह रहा था इसका क्या नेटवर्किंग आपके पार्टी की तरफ से बनाया जाता है। रितु, सोफिया जी, अब ये बातें नहीं हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट पश्चिम बंगाल की पूरी इस कार्यशैली पर और किस तरह से बांग्लादेशी घुसपैठियों को संरक्षण दे रही है पश्चिम बंगाल की सरकार, वो संरक्षण सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है कि आपने उन्हें अपने देश में, अपने राज्य में आने दिया। आप किस तरह से उनके आधार से लेकर उनके तमाम डॉक्यूमेंट्स तैयार करा रहे हैं, एक पूरा नेक्सस काम कर रहा है, उस पर सवाल है। मैं आपके पास सोफिया जी आ रही हूँ, उससे पहले डॉक्टर अनिल अपनी बात पूरी कर लें। सोफिया जी मैं आपके पास आती हूँ, डॉक्टर अनिल अपनी बात पूरी कर लें। जी डॉक्टर अनिल। रितु जी, जिस तरीके से विपक्ष की राज्य सरकारें इनको अपना वोट बैंक समझती, मैं 2 एग्जाम्पल से आपको बता रहा हूं। दिल्ली में अभी आम आदमी पार्टी की सरकार थी, इनके 2 विधायक पकड़े गए, पूर्व विधायक। वो किस तरीके से रोहिंग्या बांग्लादेशियों को के डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, उनके पहचान पत्र बना रहे हैं और अपने लेटर पैड से उनको सर्टिफाई कर रहे हैं। उनकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है अभी। एक मोहिंदर गोल हैं, एक दूसरे यादव हैं। किस तरीके से दिल्ली में ही इनके पूर्व विधायक जो अभी भी बने हैं ओखला से, वो उनको मुफ्त में राशन दे रहे हैं, बिजली पानी दे रहे हैं और डेमोग्राफी चेंज करते हैं। अपनी विधानसभा में इनके वोट बनवाते हैं और फिर उनको वोट बैंक के इस्तेमाल करते हैं। अब पश्चिम बंगाल की बात पे आइए। राज्य सरकार की भी जिम्मेवारी है सुरक्षा की या नहीं है? बीएसएफ अपना काम कर रहा है। जितना आज सुप्रीम कोर्ट की आप आदेश की देखिए, 2013 की रिपोर्ट की बात हुई है, 2014 में के बाद जब से मोदी सरकार आई है इन्फ्लेटेशन में कमी आई है, बॉर्डर सिक्योर्ड हुए हैं। पर पुराने जो लोग जो बात की हैं, जो आ गए हैं, जिनको ममता जी ने, हम देखते हैं जिस तरीके से हमारे सवाल ये भी है कि केंद्र और कब तक राज्य सरकारों के कुछ भी कदम उठाने का इंतजार करता रहेगा, क्योंकि ये सिर्फ किसी एक राज्य सरकार तक ये खतरा सीमित नहीं है। अगर अवैध घुसपैठियों का लगातार आना जारी है तो ये किसी एक या 2 राज्य की समस्या नहीं है सर, ये थोड़े समय के बाद पूरे देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक बड़ा मसला बन जाएगा। तो केंद्र को भी थोड़ा सा जगना होगा। राज्य सरकारों पर तो हम सवाल उठा ही रहे हैं, टीएमसी को। जी, मैं आपकी बात से कोई विफल नहीं कर रहा। केंद्र सरकार बड़ी मुस्तैदी से काम करे, जिस तरीके से दिल्ली में और बाकी राज्यों में धरपकड़ शुरू हुई है, पर अगर लोकल पुलिस कोऑपरेट नहीं करेगी, अब मैं कहना यह चाहता हूं टीएमसी की ममता जी इनको अपना वोट बैंक की संरक्षण दे रही हैं, वो रुकना चाहिए। आपने किस तरीके से कई सारे डिस्ट्रिक्ट की डेमोग्राफी चेंज हुई है,
और जब हम सीए की बात करते हैं तो ये एक पर्टिकुलर कास्ट पे आ जाती है, जब हम एनआरसी की बात करते हैं तो माइनॉरिटी आ जाती है। हमारे साथी प्रसन्नजीत की अपनी विस्तार से एक रिपोर्ट है पूरी, जिस तरह से उन्होंने कहा कि 2000 किलोमीटर का जो पूरा एरिया है उसमें से 500 किलोमीटर पे अगर फेंसिंग नहीं है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। मैं तो आपसे फिर भी पूछ रही हूं कि आपके क्या हैं आंतरिक आंकड़े, बांग्लादेशी घुसपैठियों के क्या आंकड़े हैं आपके पास? इनकी तो मंशा ही है इन्फ्लेशन हो। ममता बनर्जी ने जरूर बोला होगा, लेकिन केंद्र के कान में जू तक नहीं रहती, क्योंकि वो सरकार आपकी है, सरकार आपकी है, वहाँ पर आपकी कोई जिम्मेवारी नहीं है, क्योंकि आपका वोट बैंक है, आपकी कोई जिम्मेवारी नहीं है वहाँ पे, आपकी कोई जिम्मेवारी नहीं है वहाँ पर आप रूल करते हो, उनको वोट बैंक समझते हो, उनको अपीसमेंट करते हो, उनको सुविधाएं देते हो, आपकी कोई जिम्मेवारी नहीं है। सिर्फ अरे जो थोड़े बहुत भी यहाँ पर कार्रवाई होती है ना, वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का काम कोई नहीं है। हमारे नेताओं पे अटैक करते हो आप लोग, आपकी राज्य सरकार क्या आप मुझे आप डेमोग्राफी चेंज करते हैं, उनसे हमारे नेताओं पे हमले कराते हो आप। हमारी जिम्मेदारी हम निभा रहे हैं, आपके वजह से हमारे नेताओं पे हमले कराते हो, प्राइज यूज करते हो। कितनी बार की सरकार की जो अरे कुछ तो काम कीजिए वहाँ पर, क्यों कुछ तो देश विरोधी काम मत कीजिए, देश विरोधी काम मत कीजिए। जितना वोट देंगे कल को आपको भी दुखी कर देंगे, ये समझ लीजिए। आप ज्यादा आप इनके समर्थन में देश का विरोध मत कीजिए, आप बांग्लादेशियों के रोहिंग्या के समर्थन में देश का विरोध मत कीजिए। देश की सुरक्षा से देश की सुरक्षा से खिलवाड़ मत कीजिए, सहयोग कीजिए, सहयोग कीजिए, इनको आइडेंटिटी कीजिए, क्योंकि आपको सिर्फ चुनाव राजनीतिक मामला भी माने, अगर राजनीतिक पार्टियां इसे सिर्फ राजनीतिक मामला मानती हैं तो क्या आपको लगता है कि पश्चिम बंगाल में विपक्ष की भूमिका बड़ी हो जाती है? अब पश्चिम बंगाल की पूरी सरकार को, ममता बनर्जी को इस तुष्टीकरण की राजनीति के लिए घेरने की, क्योंकि ये संकट सिर्फ किसी राज्य तक सीमित नहीं है, ये संसाधनों की चोरी है। जिन संसाधनों पर देश के लोगों का अधिकार है वो अधिकार मारा जा रहा है। सोफिया जी, अभी आपने देखा होगा कि जो अमेरिका से जो इलीगल इमिग्रेंट्स को वापस करने की चर्चा में देश ने किस तरह से मोदी गवर्नमेंट को आड़े हाथों लिया था। आज जब आप ये बात देखते हैं कि इस देश के लिए, किसी भी देश के लिए, दुनिया के सुप्रीम कोर्ट ने तो यही पूछा है, क्या कोई दुनिया का कोई भी देश क्या ये इलीगल इमिग्रेंट्स को बर्दाश्त कर सकता है? क्या कोई भी दुनिया का देश जिसमें लोगों को अगर इसे अवैध घुसपैठियों की पता चले और वो कोर्ट के रूल में उसको ये साबित कर दे कि ये फला देश का नागरिक है जो भारत में इतने सालों से रह रहा है, इसके बाद भी उसको डिटेंशन की ज़रूरत पड़े, इसके बाद भी उसको भारत में रहने के लिए आपको एक राजनीतिक संरक्षण की ज़रूरत पड़े? ये सवाल है सोफिया जी। ये जितना कंसर्न ये हमारा है उतना ही कंसर्न आपका भी है। ये हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, सुनिए तो सही, ये हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, ये देश का मामला है। और देश का मामला सोफिया जी मैं निवेदन कर रहा हूँ, सोफिया जी ने मैं निवेदन कर रहा हूँ कि ये देश का मामला है। और देश के मामला में जब कभी भी बात होती है, सोफिया जी एक मिनट सुनिए, धैर्य के साथ सुनिए, जब कभी भी देश का मामला आता है तब इसमें घुसपैठिया कहते ही ये मुसलमान क्यों हो जाता है? घुसपैठिया कहते ही जब आप रोहिंग्या की बात कहते हैं तो उसको एक ह्यूमन राइट का एंगल इसमें कौन ले आते हैं? आप कम से कम अंदाजा कीजिए कि म्यांमार से निकला हुआ, बांग्लादेश से आया हुआ वो रोहिंग्या पश्चिम बंगाल से होता हुआ जम्मू कश्मीर पहुंच जाता है, जम्मू में बैठ जाता है। आज जम्मू कश्मीर में 11,000 से ज्यादा रोहिंग्या हैं, कश्मीर में एक भी नहीं है। क्यों नहीं है? आप सुनिए तो सही, ये एक सिस्टेमेटिक तरीके से जो देश में खेल चल रहा है वोट बैंक की सियासत में, आज ममता बनर्जी तो घुसपैठिया कहने से भी शर्मा रही है। आपकी पार्टी जो पार्लियामेंट में आंदोलन करती रही है अवैध घुसपैठ को लेके, वो आप घुसपैठ कहते हुए सीधे कहते हैं मुसलमानों के साथ एक विक्टिम कार्ड आप खेलना शुरू कर देते हैं। अरे इसको हिंदू मुसलमान मत करिए मैडम, ये पूरा देश का सवाल है। इसमें अगर मेजोरिटी में हिंदू है तो 20 करोड़ मुसलमान भी हैं। आप सीधे सीधे आप इसको तो आप खुल के कहिए ना, इस देश में एनआरसी की जरूरत है। शुभेंदु अधिकारी की आप शुभेंदु अधिकारी के मांग का समर्थन करिए, जो आज वो कह रहे थे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एनआरसी इस देश में जरूरत है, इस देश की वक्त की जरूरत है, इस देश को बचाने के लिए जरूरत है। आप मांग कीजिए। आप टीएमसी एनआरसी की बात से बिदक क्यों जाती है, इसका जवाब दीजिए। चुनाव के बाद सीए एनआरसी लाए, लेकिन सीए एनआरसी करने में क्यों उन लोगों को सीए
ये अरे करने तो में आपको आप टीएमसी एक बार खुल के कहे ना कि ये सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है उसमें सिर्फ एनआरसी ही इस देश को इस संकट से, इस भंवर से बचा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही असम गवर्नमेंट ने एनआरसी लागू करके दिखाया है, तो ये देश का देश राज्य क्यों नहीं कर सकता है? अब मांग कीजिए एनआरसी हो। आप सिर्फ आंदोलन करेंगे कि अगर अमित शाह ने कहा कि हम सीए एनआरसी देश में लागू करेंगे, पूरे देश को आग लगा देंगे, हिंदू मुसलमान कर देंगे। अरे सवाल ये तुम्हारे बच्चों के भी है। आने वाले समय में इस देश में स्थिति जो बन रही है उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने आगाह किया है, ये समझने की जरूरत है सोफिया जी। टीएमसी ने नहीं किया है, आंदोलन देश की जनता ने किया है। आंदोलन सिर्फ टीएमसी और कांग्रेस सीपीएम ने किया था, देश की जनता उसमें कहीं नहीं थी, कहीं नहीं थी। अगर आंदोलन है तो वही शाहीन बाग के छोटे से इलाके में आपने एक साल तक वहां पे लोगों की सांसें बंद करके रखी थी, ये देश चुपचाप देखता रहा था। आज क्यों नहीं बोल रहा है कि अगर शुभेंदु अधिकारी कह रहा है एनआरसी की जरूरत है? विनोद जी, प्रसन्नजीत कुछ कहना चाहते हैं। जी प्रसन्नजीत। विनोद मुझे सोफिया जी से ये पूछना है कि आज का कल का जो सुप्रीम कोर्ट की जो भी किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे रही हैं, वो सिर्फ सवाल खड़े कर रही हैं। सोफिया जी के सामने कोई भी सवाल रखा जा रहा है तो वो उसका जवाब नहीं दे रही है। पूछ लेते हैं, फिर भी प्रसन्नजीत आप बोले। नहीं प्रसन्नजीत आप बोले, आप पूछे सवाल सोफिया जी से। हाँ, मुझे ये कहना है कि देश में जो कुछ भी या बंगाल में जो कुछ भी हो रहा है पिछले 30 सालों 35 सालों से मैं बीएसएफ सुन के थक गया हूं। अब मुझे ये समझना है तृणमूल कांग्रेस और उनकी बाकी लोगों से कि कल सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से बात रखी है, जिस तरह से बंगाल के ऊपर उंगली उठाया है, तो अभी क्या ये जो बीएसएफ के खिलाफ ये जो आंदोलन है तृणमूल कांग्रेस का, क्या अभी ये जस्टिस पारदीवाला और बाकी जो ऑनरेबल जस्टिस थे इनके खिलाफ होने जा रहा है? क्या सुप्रीम कोर्ट जानबूझकर बंगाल को चुनकर बंगाल के खिलाफ इतने सारे ऑब्जर्वेशन रखे हैं? ये मुझे समझना है। जब बीएसएफ की लाइन पे जिस तरह से बीएसएफ के खिलाफ इन लोगों ने मोर्चा खोल के रखे हैं वाम मोर्चे की समय से, अब क्या सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ मोर्चा निकालेंगे कि नहीं? चलिए सोफिया जी यही जवाब दीजिए। दो जजेस की बेंच है ये, जस्टिस जेबी पारदीवाला। देखिए, बातों को तोड़ मरोड़ कर करना मुझे नहीं आता, सीधी बात करूंगी। सीधी बात यही है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है उसके आदेश को हर एक नागरिक, वो किसी भी पार्टी से परे, हर एक नागरिक को मानना है, क्योंकि वो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो कह दिया, अगर उन्होंने कहा है तो इस पर विचार जरूर होगी, अगर उन्होंने कहा है। लेकिन पहले आपने कहा कि देश का मामला है, ये आपने सही कहा, ये बात देश का मामला है। सोफिया जी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पश्चिम बंगाल डिटेंशन सेंटर्स बनाए, सुधार गृह बनाए, अवैध प्रवासियों के लिए, अवैध घुसपैठियों के लिए। अरे मुश्किल तो इसी बात की है कि बंगाल देश का है कि नहीं, यही तो कभी-कभी हमें समझ में नहीं आता। सोफिया जी, समस्या ये है ना, तो आप सुप्रीम कोर्ट ने जो सवाल पश्चिम बंगाल सरकार से पूछे हैं ना, उसके जवाब देना चाहती हैं ना, आप जवाब उन बातों के देना चाहती हैं ना, आप जनता के साथ खड़ा होना चाहती हैं। आप सिर्फ अपनी पूरी कार्यशैली में दिखाई देता है कि जो तुष्टीकरण की राजनीति है उसमें आप कुछ चंद लोगों को संरक्षित रखना चाहती हैं, उन्हीं को राजनीतिक संरक्षण देना चाहती हैं, जिसके लिए आप इस समय हम लोगों के साथ चर्चा में भी आपने सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशंस दिए हैं उसकी भी अनदेखी करती आप दिखाई दे रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि कितने समय में और कितने डिटेंशन सेंटर्स आपके राज्य में हैं, इसका जवाब अब आप नहीं दे सकती हैं। कितने अवैध बांग्लादेशी घुसपैठी पश्चिम बंगाल में है, इसका जवाब आपके पास नहीं है। पश्चिम बंगाल की सीमा पर क्यों नहीं फेंसिंग है, इसका जवाब आपके पास नहीं है। सीए के आंदोलन में जितने लोगों को गिरफ्तार किया गया, कितनों पे कार्रवाई हुई, जो तमाम सरकारी चीजों को नुकसान पहुंचाया गया, उनमें से कितने लोगों की धरपकड़ हुई, इस पर आपके पास कोई जवाब नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट को अभी रिजर्व रखा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला पश्चिम बंगाल सरकार के लिए एक बड़ी मुसीबत जरूर बनेगा आने वाले समय में। बहुत बहुत धन्यवाद सोफिया जी। दिखाएंगे ना, पूरी चर्चा में कोई जवाब पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से नहीं मिला हमें, आपके होने के बावजूद। धन्यवाद डॉक्टर अनिल। विनोद जी आपका भी शुक्रिया, और हमारे साथ प्रसन्नजीत जुड़े कलकत्ता से। प्रसन्नजीत आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। जब धरती चीर कर निकलता है